तो अब बात करते हैं 16 महाजनपद में से एक मगध। मगध के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कहता है कि 6th और 4th शताब्दी का सबसे बड़ा महाजनपद मगध था और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। तो कह सकते हैं कि इस समय का मतलब कि 6th BC से लेकर के 600 AD के बीच का सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद एक था। इसमें कहता है कि मगध जनपद का शक्तिशाली होने के पीछे कई सारे महत्वपूर्ण कारण थे। यदि मगध इतना ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे मेन कारण ये था, यहाँ पर खेती का होना। पहला कारण था खेती। दूसरा था लोहे का खनन आसानी से मिलना। तीसरा था जंगली क्षेत्रों से हाथी का पर्याप्त उपयोग करना सेना में। चौथा था जनपद का नदियों किनारे होना। तो चार मेन कारण थे। मगध की विशेषता या मगध का विस्तार या मगध का शक्तिशाली होने के पीछे चार मेन कारण थे। पहला कारण था खेती का होना। दूसरा कारण था लोहे का खनन आसानी से मिलना, क्योंकि यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल किया गया। हमने बात किया था छोटा नागपुर के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल किया गया। कहता जंगली क्षेत्रों से हाथी को प्राप्त करना, इन लोगों ने असम से बड़ी मात्रा में हाथी को प्राप्त किया था और सेना में इस्तेमाल किया था। और जनपद का नदी किनारे होना, मैंने आपको बताया था पहले के समय में इनकी राजधानी राजगिरी थी। फिर उन्होंने पाटलिपुत्रा किया जो नदी के किनारे बसा हुआ था। इस प्रकार से कई सारे नगरों को उन्होंने नदी किनारे बनाने का काम चालू किया ताकि उनकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ सके और सिक्योरिटी अच्छी खासी हो सके। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण है जिसके कारण इस समय मगध काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। ये क्वेश्चन 2 नंबर से 3 नंबर में आ जाएगा आपका। कहता है जैन और बौद्ध शासकों ने मगध को शक्तिशाली बनाने में यहाँ के राजा का महत्वपूर्ण योगदान बताया है। जैसे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राजा थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था मौर्य साम्राज्य में या मगध साम्राज्य में? तो हमारा पहले नाम था बिम्बिसार, अजातशत्रु। ये दो ऐसे लोग थे जो वहाँ जनपद के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तौर पे काम करते हैं और इनकी मंत्रियों की नीतियां, इनके जो मंत्री थे उनकी नीतियां भी इनके राज्य के निर्माण में, इनके राज्य को शक्तिशाली बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं। अगला कहता है राज्य का विस्तार के अन्य कई कारण हो सकते हैं। यदि कोई राज्य का विस्तार होता है तो राज्य के विस्तार में सबसे बड़ा एक कारण और भी होता है, वैवाहिक संबंध। ये लोग वैवाहिक संबंध स्थापित क्या करते थे ताकि उनके राज्य को ऑटोमेटिक ही शादी के माध्यम से अपने राज्य में मिला लेंगे और उनका राज्य क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। तो एक वैवाहिक संबंध भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगला कहता है कि मगध की राजधानी राजगिरी। राजगिरी का मतलब होता है गिरिवर्ज, जो आज के समय में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। और राजगिरी का अर्थ होता है राजाओं का घर भी होता है। और ये पूछा गया था क्वेश्चन आप लोग का कि राजगिरी का अर्थ क्या होता है? तो राजाओं का घर होता है। कहता है कि राजगिरी चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिससे बाद में यहाँ की राजधानी को 4th सेंचुरी में शताब्दी में पाटलिपुत्रा कर दी गई। ये क्वेश्चन टॉपिक आया हुआ है कि कब किया गया था? तो 4th शताब्दी में किया गया था। 4th सेंचुरी में से ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ से कहाँ? राजगीर से पाटलिपुत्रा कर दिया गया। कहता है पाटलिपुत्रा को आज के समय में पटना के नाम से जाना जाता है, जो चारों तरफ नदियों के जाल से घिरा हुआ है। नदियों के जाल से घिरा हुआ है। तो हमने ऊपर बात किया था कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों है, इसका रीजन यही था क्योंकि चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। कहता है एक आरंभिक राज्य, इनिशियल स्टेट की बात करते हैं तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी विकास हुआ। इनका साम्राज्य धनानंद को हरा करके स्थापित हुआ था और चंद्रगुप्त का विशाल राज्य सिर्फ चंद्रगुप्त और पूर्वी भारत के कुछ स्थानों को छोड़कर हर जगह पर देखने को मिल जाता है। इसकी यदि बात करते हैं तो इसका जो साम्राज्य था, इसका कार्यकाल लगभग 321 से लेकर के 298 BC के टाइम में मिल जाता है, अर्थात ईसा पूर्व के समय तक फैला हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो 321 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। कुछ पूछना है जितेंद्र? यहाँ पे कहता है किसने अपने राज्य की जो स्थापना किया था वह बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस को हरा करके उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया और दहेज में उसे एराब, गांधार और काबुल पाया। चंद्रगुप्त का नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिल गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है कि चंद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिल जाती है? चंद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिल जाती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिल जाती है। सैनिकों ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस किताब से मिल जाती है? तो इंडिका से मिल जाती है। और इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ये क्वेश्चन में आपका आया हुआ है कि इंडिका की किताब की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। और इंडिका से जानकारी किसके मिल जाती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मिल जाती है। कहता है जीवन के अंतिम काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य मर रहा था तो उसे जो मरता है वह संलेखना मेथड से मरता है। संलेखना विधि से वो अपने प्राण को त्यागता है।
चंद्रगुप्त के समय में भूमि पर किसान और राजा दोनों का अधिकार एक समान हुआ करता था। और चंद्रगुप्त के समय की मुद्रा, उस समय जो मुद्रा छापी गई थी उसका नाम था पंचमार्क या आहत मुद्राएं हुआ करती थी। क्वेश्चन में आया हुआ तुम्हारा एग्जाम, जो पहला प्रीबोर्ड तुम्हारा हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि चंद्रगुप्त के समय की जो कॉइन छापे गए थे वो कॉइन को किस नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पंचमार्क या आहत मुद्राएं बोलते हैं, पंचमार्क या आहत मुद्रा बोलते हैं। अगला कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म होता है वो जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया करता था। इसकी पत्नी का नाम दुर्धरा था जो धनाम की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य था। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौटिल्य या चाणक्य था। इसके ही शासनकाल में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। तो इस समय हमारे पास मिल जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी या मगध जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी जानकारी कैसे कैसे मिल जाती है। ये सारे पॉइंट हमारे पास आ गए। कोई डाउट नहीं आता आप लोग को? अगला कहता है हमारे पास एक टॉपिक और है मौर्य साम्राज्य की जानकारी। इसके और भी कुछ मेन पार्ट थे जहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। कहता है कि मौर्य साम्राज्य के अधिकतर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया। ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य के अधिकतर अभिलेख दो भाषाओं में लिखा गया, प्राकृत में और ब्राह्मणी में लिखा गया, जिसकी जानकारी मानसेरा और सहवाजगढ़ी के प्राकृतिक और ब्राह्मणी भाषा में प्रयोग किया गया। मानसेरा जो है यहाँ पर इसके जो अभिलेख लिखे गए थे उसमें प्राकृतिक और ब्राह्मणी भाषा का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया, दिखाया गया। कहता है अशोक के पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेख। आपकी किताब लाइव एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी किताब में आपको लिखा गया है साइड बॉक्स में कि इनकी किताब में लिखा गया है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेखों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किस किस भाषा में किया गया है, सब कुछ आपकी किताब में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया, इसको पूरा पढ़ना आप लोग। कहता है भाषाएं और लिपियां, अब लिखा गया है। कहता है कि अशोक के पश्चिम उत्तर में पाए गए अभिलेख अरामैइक और ईरानी भाषा में पाए गए। इस लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में किया गया। ध्यान देना, अरामैइक और ईरानी भाषा का जो प्रयोग किया गया है कहाँ किया गया है, अफगानिस्तान में किया गया है। और अफगानिस्तान जो है वह अशोक के पश्चिम और उत्तर में पाया गया अभिलेख, अशोक के पश्चिम और उत्तर में पाया गया अभिलेख। इसमें कहता है कि अशोक काल की जानकारी उनके अभिलेख से मिलती है, जो अभिलेख लघु अभिलेख थे, स्तंभ अभिलेख थे और गुफा अभिलेख से मिल जाती है। तीन टाइप के अभिलेख मिल जाते हैं हमारे पास। हमें अशोक टाइम के तीन अभिलेख मिल जाते हैं। पहला अभिलेख हमारे पास है लघु अभिलेख है, दूसरा स्तंभ अभिलेख है और तीसरा गुफा अभिलेख है। इसकी जानकारी हमें जो देता है वो फाहियान और त्वेनसांग देता है, फाहियान और त्वेनसांग देता है। तो अशोक काल की जानकारी हमें तीन टाइप के अभिलेखों से मिल जाती है। कौन कौन से अभिलेखों से? लघु अभिलेख से मिल जाती है, स्तंभ अभिलेख से मिल जाती है और गुफा अभिलेख से मिल जाती है। और ये जानकारी किसने दी थी हमें? फाहियान और त्वेनसांग ने हमें जानकारी देने का काम किया था। कहता है अशोक के समय में जारी किए गए ढाले सिक्के जिसे आहत सिक्के पंचमार कहा करते थे, ये आहत सिक्के या पंचमार सिक्के किस धातु से बनाए गए थे? ये चांदी और तांबे से बनाए गए थे। ध्यान देना, अशोक समय के ढाले गए सिक्के मतलब आहत सिक्के को हम ढाला गया सिक्का भी कहते हैं, जो पंचमार सिक्का भी हुआ करता था और इसे बनाया गया था चांदी और तांबे से बनाया गया। किससे बनाया गया है? चांदी और तांबे से। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का या ढाला गया सिक्का। इसे कौन सा सिक्का कहते हैं? पंचमार कहते हैं। किसके समय बनाया गया? अशोक के टाइम में बनाया गया। कहता है कुछ स्थान पर हड्डी के मोहर की जानकारी मिली है जिस पर ब्राह्मणी लिपि भी मिल जाती है। तो हमने बात किया था हड़प्पा वाले में, हमने बात किया था कि यहाँ के लोग ज्यादा सभ्य हुआ करते थे क्योंकि यहाँ के साक्षरता की जानकारी हड्डियों पे लिखे गए उनके मुद्रांकन से भी मिल जाती है। अगला कहता है कि मौर्य वंश की जानकारी विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों से मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ से मिल जाती है? विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिल जाती है, क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहद कथा मंजरी से मिल जाती है, सोमदेव की पुस्तक कथा सरित सागर से और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से, जैन तमिल साक्ष्य से मिल जाती है और 150 के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है। इसके साथ साथ विसेंट ऑर्थर स्मिथ की पुस्तक इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोक से, अशोक के शिलालेख से, मैगजीन की पुस्तक इंडिका से और जैन बौद्ध पुराणी ग्रंथों और संस्कृति से मिल जाती है। तो कुछ हमारे पास ऐसे सोर्स है जहां से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मौर्य साम्राज्य की जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो डाउट नहीं आता आप लोग को? लास्ट में कहता है कि अशोक वह पहला शासक था जो अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए पत्थरों से मिल जाती है। तो आज के टाइम में जो कुतुब मीनार में जो पिलर गाड़ा गया, लोहे का जो पिलर है वह अशोक के टाइम में बनाया गया था और उस पिलर पे जो लिखा गया है वह अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेश के लिए बनाया गया था। कहता है अशोक अपने अभिलेख के माध्यम से धर्म का प्रचार करता है। तो अशोक ने धर्म का प्रचार किसके माध्यम से किया था? अभिलेखों के माध्यम से किया था। तो धर्म की क्या विशेषताएं थी?
धर्म की विशेषता थी कि बड़ों का आदर करना, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता व्यक्त करना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना। ये कुछ इसकी मेन विशेषताओं में से शामिल किया जाता है। ये टॉपिक खत्म होता है।